Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Nimra Zafar. Today we will discuss about section 154 and section 155 of Criminal Procedure Code 1898, which is about the information in cognizable offences and information in non-cognizable offences. सेक्शन 154 और 155 को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कौन से होते हैं और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कौन से होते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस होते हैं जो सीरियस इन नेचर होते हैं, जो हीनियस क्राइम्स होते हैं, जिनकी सज़ा भी ज़्यादा होती है और जिन ऑफेंसेस में पुलिस जो है वो मजिस्ट्रेट की परमिशन या वारंट के बगैर गिरफ्तार कर सकती है किसको, जो एक्यूज्ड है उसको। अब कॉग्निजेबल ऑफेंसेस तो ये हो गए जो सीरियस इन नेचर होते हैं, जिसमें वारंट की ज़रूरत नहीं होती, पुलिस वाले जो है विदाउट वारंट भी जो है मुजरिम को गिरफ्तार कर सकते हैं, मुल्ज़िम को गिरफ्तार कर सकते हैं। और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कौन से होते हैं, जिनमें पुलिस को परमिशन रिक्वायर्ड होती है इलाका मजिस्ट्रेट की और एफआईआर लॉन्च करने के लिए या फिर गिरफ्तार करने के लिए भी जो है मजिस्ट्रेट के परमिशन की ज़रूरत होती है और वारंट, अरेस्ट वारंट की ज़रूरत होती है। जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं वो इतने सीरियस क्राइम्स नहीं होते, हीनियस इन नेचर नहीं होते एज़ कम्पेयर टू कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं वो सीरियस क्राइम्स होते हैं, इसमें वारंट की ज़रूरत होती है, परमिशन की ज़रूरत होती है, किसकी, इलाका मजिस्ट्रेट की। अब सबसे पहले आ जाते हैं सेक्शन 154। सेक्शन 154 क्या है? सेक्शन 154 वो सेक्शन है जिसके थ्रू हम एफआईआर दर्ज करवाते हैं। एफआईआर हमेशा, एक बात याद रखें कि एफआईआर हमेशा कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की दर्ज होती है। एफआईआर लॉन्च किन ऑफेंसेस की होती है? कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की होती है। मैंने आपको कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल का डिफरेंस इसलिए बताया ताकि आपको सेक्शन 154 और सेक्शन 155 का डिफरेंस समझ आ जाए कि सेक्शन 154 वो सेक्शन है जिसके तहत हम हमेशा एफआईआर दर्ज कराते हैं। जब एफआईआर दर्ज हो जाती है तो समझ लें कि वो ऑफेंस जो था वो कॉग्निजेबल ऑफेंस था, वो सीरियस नेचर का ऑफेंस था, जिसमें एफआईआर जो है दर्ज हो गई है विदाउट परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट, विदाउट इन्फॉर्मिंग द मजिस्ट्रेट। एफआईआर दर्ज हो गई है इंफॉर्मेशन आने पर। एफआईआर जो है वो किसकी एब्रीविएशन है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अब एफआईआर क्या होती है? एफआईआर वो होती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन किसकी, जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की इंफॉर्मेशन होती है। जब किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन जो है वो किसी पुलिस वाले के पास या पुलिस स्टेशन में आती है तो वो उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करता है उस इंफॉर्मेशन के ऊपर। लेकिन अब हम देखते हैं कि एफआईआर के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो क्या क्या हैं, या जो प्रिकॉशंस लेने होते हैं, या जो चीज़ें, जो उसके फीचर्स हैं, जो नेसेसरी थिंग्स हैं, वो कौन कौन सी होती हैं जब एक एफआईआर दर्ज करनी होती है एक पुलिस ऑफिसर ने। सबसे पहले तो वो ये देखेगा जब इंफॉर्मेशन आएगी कि क्या ये ऑफेंस कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है। ऑफेंस कॉग्निजेबल होगा तो वो फौरी तौर पर एफआईआर दर्ज करेगा, नॉन कॉग्निजेबल होगा तो वो उसकी रपट दर्ज करेगा। उसकी रपट, जिसको हम कहते हैं, एक रिपोर्ट लिखेगा, उसकी एफआईआर नहीं होगी वो, और उसको वो मजिस्ट्रेट के पास रेकमेंड कर देगा। फिर मजिस्ट्रेट आगे जो है वो उसको देखकर बताएगा कि इसमें जो है वो इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है या नहीं है। लेकिन जब ऑफेंस जो है वो कॉग्निजेबल होगा तो पुलिस वाला फौरी तौर पर जो है उसकी एफआईआर दर्ज करेगा। लेकिन एफआईआर के इंग्रेडिएंट्स में से एक ये बहुत ज़रूरी है कि एफआईआर जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन होती है, जब वो इंफॉर्मेशन आती है तो वो एज सुन एज पॉसिबल होनी चाहिए। मतलब ये नहीं है कि वकूआ 2 दिन पहले हुआ है और एफआईआर आप 2 दिन के बाद आके दर्ज करा रहे हैं, आपको फौरी तौर पर दर्ज करवानी चाहिए थी। वहाँ पर जो है वो डाउट क्रिएट हो जाता है कि क्या ये झूठी एफआईआर दर्ज करवाने तो नहीं आए जो ये इतना टाइम लगा रहे हैं, क्योंकि जिनका नुकसान हुआ होता है वो तो भागे दौड़े आते हैं कि हमारी एफआईआर दर्ज हो जाए। ठीक है, तो एफआईआर जो है वो एज सुन एज पॉसिबल दर्ज करवानी चाहिए, क्योंकि अगर डाउट वहाँ पर पैदा हो गया तो बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो हमेशा किसको जाता है? एक्यूज्ड को जाता है। यहाँ पर मुल्जिम को ये जो है वो बेनिफिट मिल जाता है। तो एफआईआर को क्या है, जब इंफॉर्मेशन आनी है तो वो एज सुन एज पॉसिबल आप लेकर आएँ, फिर ही आपकी एफआईआर दर्ज होगी। एफआईआर जो है, इंफॉर्मेशन जो है वो आप रिटर्न भी लेकर आ सकते हैं, ऑरल भी आप आकर बता सकते हैं कि ये वकूआ हुआ है, यहाँ पर हुआ है, एफआईआर दर्ज करें। फिर वो एफआईआर दर्ज करेंगे। और जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन है वो हेयर से नहीं होनी चाहिए, सुनी सुनाई बात नहीं होनी चाहिए। और फिर जो तो आपको पता हो कि कौन सा वकूआ किधर हुआ है, कब हुआ है, किस टाइम पर हुआ है, डेट टाइम प्लेस आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद डेट जो है,
टाइम क्या, किस टाइम पे बकुआ हुआ था, किस जगह पे बकुआ हुआ था, ये चीज़ें पर्टिकुलर जो है आपको पता होनी चाहिए। मैनर ऑफ अकरेंस आपको पता होनी चाहिए कि अकरेंस जो हुई है वो कैसे हुई है, किस तरीके से ये बकुआ हुआ है, आपको सारा जो है वो सीन आपको पता होना चाहिए। जो एक्यूज्ड है, जो मुलजिम है, उसकी डिस्क्रिप्शन आपको पता होनी चाहिए कि मुलजिम कौन है, कैसा है, ये है वो सारा आपने पुलिस वालों को आके बताना है। उसके बाद जो डैमेज कॉज हुआ है, जो नुकसान हुआ है, कि फॉर एग्जांपल कत्ल हो गया है, तो आपने ये बताना है कि ये कत्ल हुआ है, इस जगह पर हुआ है, इस जो है वो टाइम पर हुआ है, ये तारीख थी, ये वो कैसे कैसे हुआ, ये सब कुछ आपने पुलिस वालों को बताना है आके। ये तो है जी एफआईआर के इंग्रेडिएंट्स। पता चल गया कि एफआईआर तब ही दर्ज होनी है जबकि ऑफेंस कौन सा होगा, कॉग्निजेबल होगा। अब हम इसकी थोड़ी सी जो बेयर एक्ट रीडिंग है वो कर लेते हैं। अब इसमें पहला पॉइंट उन्होंने क्या बताया कि इंफॉर्मेशन अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस की आती है तो फिर क्या होगा, जो पुलिस ऑफिसर होगा या पुलिस ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन होगा, वो क्या करेगा, अगर ऑरली जो बंदा है उसने आके इन्फॉर्मेशन दी है तो उसको इन राइटिंग जो है वो फॉर्म में ले आएगा, रिड्यूस्ड टू राइटिंग, उसको लिखेगा और फिर उसको लिख कर जो सारी एफआईआर है वो किसको सुनाएगा, इन्फॉर्मेंट को, जो कि वो इन्फॉर्मेशन लेकर आया है। रीड ओवर टू द इन्फॉर्मेंट और उसके साइन भी करवाएगा, साइंड बाय द इन्फॉर्मेंट। उसको जो इन्फॉर्मेशन आई है अगर वो ओरल है उसको रिड्यूस टू राइटिंग करेगा, लिखेगा और एफआईआर पढ़कर भी सुनाएगा और उसके सिग्नेचर भी करवाएगा, किससे, इन्फॉर्मेंट से, जो कि इन्फॉर्मेशन लेकर आया। उसके बाद उसके साथ साथ वो क्या करेगा कि अपने रोज़ नामचे में, पुलिस वालों का रोज़ नामचा होता है जिसको एक बुक होती है जो उन्होंने पुलिस ऑफिसर्स ने अपने पास रखी होती है, जिसमें वो अपने डेली बेसिस के जो भी काम होते हैं, कोई एफआईआर जो है वो दर्ज की है तो उसका नंबर वगैरह एंड ऑल डेट वो सब कुछ उसमें लिखते हैं। तो वो क्या करेंगे, उस बुक में वो नंबर भी जो है एफआईआर का वो भी लिख लेंगे और उसकी डिस्क्रिप्शन भी। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है कि अगर इन्फॉर्मेंट जो है वो फीमेल है, अगर जो इन्फॉर्मेशन लेकर आई है, जो एफआईआर दर्ज कराने आई है, अगर वो फीमेल है और ऑफेंस जो है वो 336B, 354, 354A, 376 वगैरह का है, मतलब अगर रेप का है, जो ऑफेंस है रेप का है, या फिर जो है आउटरेजिंग ऑफ मोडेस्टी ऑफ फीमेल है, या स्ट्रिपिंग ऑफ द क्लोथ्स ऑफ द फीमेल है कि उसके कपड़े उतारने की कोशिश की गई है, या उसका जो है उसको अनॉय करने की कोशिश की गई है, इस तरीके से दुपट्टा उसका खींचा, फॉर एग्जाम्पल अगर उसका रेप किया गया है या एसिड उसके ऊपर फेंका गया, या इस किस्म के जो फीमेल से रिलेटेड जो क्राइम्स हैं, जो ऑफेंसेस हैं, अगर फीमेल आती है अपनी एफआईआर दर्ज करवाने के लिए तो फिर ये मैंडेटरी है कि एफआईआर जो रिकॉर्ड या लॉज होगी वो इन प्रेजेंस ऑफ द फीमेल पुलिस ऑफिसर, या तो वो फीमेल पुलिस ऑफिसर उसके पास कोई होनी चाहिए या फिर उसकी फैमिली मेंबर जो है उस लड़की का, फीमेल का, वो साथ होना चाहिए, उसकी प्रेजेंस में जो है वो एफआईआर लॉज की जाएगी। उसके बाद आ जाते हैं थर्ड पॉइंट क्या है कि जो ये फीमेल आई है ये ऑफेंस है तो वो उसकी रेजिडेंस पर, जहाँ पर वो फीमेल रहती है वहाँ पर, या फिर कोई भी कन्वीनियंट प्लेस जो कि उसकी चॉइस की होगी उस फीमेल की, जहाँ पर वो कन्वीनियंट रहेगी, जहाँ पर वो इजी फील करेगी, वहाँ पर जाकर पुलिस ऑफिसर्स वहाँ जाकर उसकी एफआईआर दर्ज करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ फीमेल पुलिस ऑफिसर और फीमेल फैमिली मेंबर। ये तो था सेक्शन 154। अब इसके अलावा जो है रेमेडी क्या है अगर एफआईआर दर्ज नहीं करते पुलिस वाले, अगर पुलिस वाले एफआईआर दर्ज नहीं करते और आपका जो ऑफेंस हुआ है या वो भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है फिर भी वो एफआईआर लॉन्च नहीं कर रहे, तो फिर आपके पास क्या रेमेडी है, फिर 22A 22B सेक्शन जो है सीआरपीसी का, उसके थ्रू, उसके तहत जो कि जस्टिस ऑफ पीस के पास जो पावर है आप वहाँ पर रिट फाइल करेंगे। जस्टिस ऑफ पीस के पास आप रिट फाइल करेंगे कि जो पुलिस ऑफिसर हैं वो हमारे कॉग्निजेबल ऑफेंस के ऊपर भी कोई एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे, तो आप उन्हें डायरेक्शन दें कि वो एफआईआर दर्ज करें। तो यहाँ पर 22A और 22B के तहत जस्टिस ऑफ पीस के पास ये पावर्स है कि वो एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस ऑफिसर को कंसर्न जो पुलिस स्टेशन है वहाँ उनको डायरेक्शन दे सकते हैं कि आप पुलिस जो है ये एफआईआर जो है ये दर्ज करें। उसके बाद एविडेंशियरी वैल्यू क्या है एफआईआर की, कि वैल्यू ऑफ एफआईआर क्या है। अगर हम ट्रायल के हिसाब से बात करें तो एफआईआर की कोई वैल्यू नहीं है। जो पुलिस का काम है, पुलिस का काम पुलिस करती है और उसके बाद जो मजिस्ट्रेट का काम है वो मजिस्ट्रेट करते हैं। ट्रायल जो चलता है वो मजिस्ट्रेट के अदालत में चलना होता है, वो जो है वो एफआईआर पर रिलाय हरगिज़ नहीं करेंगे। एफआईआर की या पुलिस वालों की किसी बात की या ओपिनियन की कोई वैल्यू नहीं होती। ओपिनियन वो दे सकते हैं, अपनी जो उन्होंने रिपोर्ट देनी होती है, जो उन्होंने 173 की रिपोर्ट देनी होती है,
वो भी वो देंगे, इन्वेस्टिगेशन भी वो करेंगे, एफआईआर भी वो दर्ज करेंगे, उसमें सब कुछ लिखेंगे भी, बट फिर भी ये जो है वीक टाइप ऑफ एविडेंस है, इसके कोई एविडेंशरी वैल्यू वो नहीं है, इसके एफआईआर के ऊपर कोई चीज़ भी जो है वो साबित नहीं हो सकती। एफआईआर आने के बाद कोरोबोरेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। कोरोबोरेशन के बाद ये एक सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस बन जाता है, और उसके बाद इसका एफआईआर का जो फेट है या जो रिजल्ट है वो क्या होता है कि एफआईआर तो दर्ज हो गई है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये चली जाएगी मजिस्ट्रेट, कंसर्न मजिस्ट्रेट, जो इलाका मजिस्ट्रेट है उसके पास भेज दी जाएगी। फिर मजिस्ट्रेट ने बताना है कि इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की या इस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं, इन्वेस्टिगेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन के बाद आगे जो है वो ट्रायल चलेगा। ये है सेक्शन नंबर 154। अब आ जाते हैं सेक्शन 155 पर, जो कि इंफॉर्मेशन इन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के ऊपर है। हमेशा याद रखें कि कॉग्निजेबल के ऊपर जो है वो एफआईआर दर्ज होगी, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं होनी। सेक्शन 155 जो है वो है इन्फॉर्मेशन इन नॉन कॉग्निजेबल केसेस। मैंने आपको बताया कि कॉग्निजेबल केसेस में जो है वो एफआईआर दर्ज होती है, नॉन कॉग्निजेबल केसेस में एफआईआर दर्ज नहीं होती। वहाँ पर भी आप अगर इन्फॉर्मेशन लेकर जाते हैं तो आपको वापस नहीं भेजा जाता, आपकी रिपोर्ट दर्ज होती है। वो जो रिपोर्ट होती है ना, जो आपकी दर्ज होती है, वो एक बुक के अंदर, जिसको हमने पहले बात की कि रोज नामचा होता है पुलिस ऑफिसर के पास, उस बुक के अंदर जो है जैसे एफआईआर को दर्ज किया जाता है वैसे ही आपकी रिपोर्ट लिखी जाती है, जिसमें आपने सब्सटेंस ऑफ इंफॉर्मेशन सारी पुलिस ऑफिसर लिखेगा, सारी बात लिखेगा, और फिर वो रिपोर्ट जो है बनाकर उसको मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड कर देगा। क्यों एफआईआर यहाँ दर्ज नहीं हुई? क्योंकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है। यहाँ आप मजिस्ट्रेट की पहले इजाज़त लेंगे, फिर ही आप इन्वेस्टिगेशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं या बंदे को अरेस्ट कर सकते हैं। कॉग्निजेबल में जैसे एफआईआर दर्ज होगी फ़ौरन पुलिस वाले अरेस्ट भी कर सकते हैं विदाउट द परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट। यहाँ नॉन कॉग्निजेबल है, आपकी रिपोर्ट जो है वो दर्ज होगी, वो फॉरवर्ड की जाएगी मजिस्ट्रेट को। मजिस्ट्रेट अगर ऑर्डर करेगा तो बंदे को अरेस्ट भी किया जाएगा और आगे इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट होगी। मतलब आगे का काम जो है वो मजिस्ट्रेट का है। ये तो पहली बात हो गई। अब उसके बाद सब सेक्शन जो इसका 2 है उसमें इन्वेस्टिगेशन की बात हुई है कि क्या नॉन कॉग्निजेबल केसेस में जो है वो इन्वेस्टिगेशन होगी या नहीं होगी। तो जब तक मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास जिनके पास इस चीज़ की पावर है कि वो नॉन कॉग्निजेबल केसेस को जो है वो सुन सकते हैं, अगर वो ऑर्डर करेंगे कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए इस केस में, तो फ़ौरन ही पुलिस ऑफिसर जो है वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देंगे। अगर उनके पास जो है वो ऑर्डर नहीं आया मजिस्ट्रेट का, या मजिस्ट्रेट ने परमिशन नहीं दी, तो ना ही वो उनको गिरफ्तार कर सकते हैं उस पर्सन को, और ना ही इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर मजिस्ट्रेट का ऑर्डर आ गया है तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाएगी और आगे का काम सेम टू सेम वैसे ही चलेगा जैसे कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में होता है। क्योंकि फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसमें एफआईआर होती है, इसमें रिपोर्ट दर्ज होती है। उसमें जो है वो विदाउट वारंट भी एफआईआर दर्ज हुई है, फौरी तौर पर पुलिस जो है वो गिरफ्तार भी कर सकती है बंदे को। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें पहले मजिस्ट्रेट की इजाज़त लेनी पड़ेगी आपको, अरेस्ट वारंट भी जो है वो जारी करेंगे, और जो है आपको उसको आगे इन्वेस्टिगेशन के लिए भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये फ़र्क है सेक्शन 154 और सेक्शन 155 में। So this was all about our today's lecture. Thanks for watching the video, and if you like the video then don't forget to like, share and comment. Thank you so much.